हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, जिस दिन मैंने ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सनैलिटी न्यूज़ देखना चाहते हैं। तो आज हम इस वीडियो को लेके आए हैं आप सबके रिक्वेस्ट पे। इस वीडियो के जो है वो 2 पार्ट आएंगे। ये पार्ट 1 है। ये वाला पार्ट भी जो है वो अच्छा खासा लंबा बनने वाला है, क्योंकि 1 साल की पूरी पर्सनैलिटीज़ को, जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल रिलेटेड है और उससे रिलेटेड जो 2-3 रिवोल्ट्स भी न्यूज़ में थे, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि देखिए बीच में वीडियो छोड़ के आप जाते हैं तो उससे आप जस्ट अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो अगर पेपर में को आप क्लियर कैसे करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये एक डिस्क्लेमर है कि देखिए यहाँ पे बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे, रिवोल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी पर्सनल इंटेंशन नहीं होगा। जिसके बारे में जो भी पॉइंट बताया जाएगा ये सिर्फ एकेडमिक प्रोस्पेक्टिव से है। तो प्लीज़ ये कोई कमेंट नहीं करेगा कि मैम आपने इस तरीके से बोला। जो कंटेंट है मैं सिर्फ वो कंटेंट आपको बता रही हूँ। हम कोई भी डिसरिस्पेक्ट किसी भी पर्सनैलिटी को नहीं कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खुदीराम बोस जी के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कौन से इवेंट से एसोसिएटेड थे। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो 1889 के अंदर हुआ था और ये एक हाईली रिगार्डेड पर्सन थे, फियरलेस स्पिरिट थे बंगाल के अंदर। तो कौन से एरिया से ये एसोसिएटेड थे, तो ये बंगाल के अंदर जो थे पैदा हुए थे और ये वहीं पे रहे थे। इनका जो बेसिकली रहा था पूरा का पूरा एरिया, जिसमें कि हम बात करें कि उन्होंने कहाँ पे रिवोल्ट्स करे, कहाँ पे उनकी स्टडीज़ हुई, सब कुछ ही, तो वो पूरे जो है सुभाष चंद्र बोस की तरीके ही बंगाल में ही लिमिटेड रहे थे। और जो 1905 में जो है बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो आपसे जो है पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस में ऐसे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि कौन सी जो पर्सनैलिटी थी वो किससे एसोसिएटेड थी, मतलब कि कौन से मूवमेंट से। तो यहाँ पे ये जो थे ये स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल पार्टीशन से एसोसिएटेड थे 1905 के अंदर। 15 साल की उम्र में ही इन्होंने अनुशीलन समिति जो थी उसको ज्वाइन कर लिया था। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया आपके प्रीलिम्स के लिए। और ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो बंगाल में हुआ करती थी उसमें इंक्लूड थे। तो अगर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का नाम आ गया तो देखिए 2 हो गए थे ना, एक मॉडरेट्स हो गए थे, एक एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट की कैटेगरी के अंदर आते थे जो कि वॉयलेंस मेथड को यूज़ किया करते थे। उसी के साथ जो बोस की एक डिसाइडिंग मोमेंट थी लाइफ की, वो थी 1908 के अंदर, जब उन्होंने प्रफुल्ल चक्की जो थे उनके साथ जो है एसिनेशन किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मुजफ्फरपुर का। तो ये आपको पॉइंट्स अपने सारे के सारे याद रखने हैं। एक ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी हम पर्सनैलिटी को या टॉपिक को पढ़ेंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, बिकॉज दोनों स्टूडेंट्स हैं तो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे खुदीराम बोस के बारे में और उनसे संबंधित घटनाएं जो है वो हिंदी में आपको बताई गई है। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो 1879 में ये जन्मे थे। कहाँ पे रहे थे? निडरता के साथ ये बंगाल के अंदर रहे थे और इन्होंने बंगाल विभाजन में 1905 में पूरा पार्टिसिपेशन अपना किया था। उसी के साथ जो इन्होंने अनुशीलन समिति थी उसमें पार्टिसिपेट किया और लास्ट में जो है मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का काम भी इनको सौंपा गया था और इन्होंने वो। नेक्स्ट फिर डिस्कस अबाउट लचित बोरफुकन। तो लचित बोरफुकन जो थे वो अहोम किंगडम के कमांडर थे। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सी किंगडम से एसोसिएटेड थे। ये पर्सनैलिटीज़ रिलेटेड आपको याद रखनी है। अगर कोई भी ट्राइबल मूवमेंट या फिर पीजेंट मूवमेंट आती है कि कौन से पीजेंट मूवमेंट में कौन से रिवोल्ट से थे, और अगर ट्राइबल मूवमेंट की बात आ जाती है तो कौन से किंगडम में थे और कौन से एरिया के अंदर थे, ये स्पेसिफिक चीज़ें आपको याद करनी है। उसी के साथ एक चीज़ मैं और आपको मैंशन कर दूँ कि अब जो है अपकमिंग 1 से 2 दिन में जो हम हिस्ट्री के टॉपिक्स को करेंगे हम उनको माइंड मैप के बेसिस पे करेंगे। तो पीजेंट मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट जो है वो आपकी कवर वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है लचित बोरफुकन के बारे में वो ये है कि ये बैटल ऑफ सारेगत जो थे उसमें एसोसिएटेड थी। ये जो बैटल थी कब हुई थी? 1671 के अंदर हुई थी। इस बैटल में बेसिकली क्या था कि जो मुगल फोर्सेस थी उन्होंने अहोम किंगडम के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश की थी, टेक ओवर करने की कोशिश की थी। उसी के अंदर जो लचित बोरफुकन थे वो एक लीडर के तरीके से आए थे। ये जो बैटल हुई थी ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक्स पे हुई थी और नेशनल डिफेंस एकेडमी जो बाद में बनी सिंस 1999 से, वो इन्हीं के नाम के बेसिस पे गोल्ड मेडल भी प्रोवाइड करती है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैकग्राउंड अगर इनका देखते हैं तो जो ड्यूरिंग लास्ट फेज था बैटल ऑफ सारेगट 1671 के अंदर, तो मुगल्स जो थे उन्होंने असमीज फोर्स जो थी उसके ऊपर अटैक किया था रिवर इन सारेगत के अंदर, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो ये अटैक किया गया था। और जो असमीज सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी विल जो है उसको लूज करना शुरू नहीं किया था और उन्होंने पूरे लास्ट तक जो है लास्ट ब्रेथ तक फाइट किया था, बट लास्ट में जो है वो मुगल से हार गए थे। नेक्स्ट हिंदी में इसी चीज़ को देख लेते हैं। तो लचित बोरफुकन जो थे वो अहोम साम्राज्य में एक सेनापति थे। सन 19
1971 में सराय घाट के प्रसिद्ध युद्ध के लिए इनको जाना जाता है। गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्रा के तट पर ये लड़ा गया था और इनके नाम से ही एनडीए के लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। और ये वही चीज़ है सिंपली जो हमने उधर बताई कि मुगल से ये हार गए थे। नेक्स्ट आता है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जो थे वो एक फोक हीरो थे, मतलब एक लोकल लीडर थे और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे तो आप इनके नाम से याद कर सकते हैं। बिरसा मुंडा है तो ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे, मुंडा ट्राइब से करते थे। और ये बेसिकली जो सा एरिया था कि ये कौन से एरिया के बीच में एक लोकल लीडर थे, तो बिहार और झारखंड की जो बेल्ट थी 19th सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के पीरियड के बीच में, वहां पे ये एक लोकल लीडर थे। इनको धरती अब्बा या फिर अर्थ फादर के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे आपसे ईपीएफओ में पूछे जाते हैं। और क्यों सिर्फ हम ईपीएफओ की बात करें, क्योंकि ये वीडियो सिविल सर्विसेज और जो स्टेट पीसीएस है उन सब के लिए भी है, तो उन सभी एग्जाम्स में ऐसे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है बिरसेत। बिरसेत क्या है, वो बेसिकली कि बिसरा जो थे वो जो ट्राइबल सोसाइटी थी उनका रिफॉर्म करना चाहते थे। तो उन्होंने ये कहा सभी लोगों से, जो भी ट्राइब्स के लोग थे, कि ये देखो जो आप ये भूत चुड़ैल के चक्कर में पड़े रहते हैं, जादू टोने के चक्कर में पड़े रहते हैं, इनसे आप दूर रहिए, आप अल्कोहल से दूर रहिए और भगवान में विश्वास रखे और अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाई। तो ये जो उन्होंने सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए कि आपको तांत्रिक वगैरह चीज़ों में नहीं घुसना, आपको भगवान की पूजा करनी है, आपको अल्कोहल नहीं लेना है, तो ये जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए उसको एक नया फेथ बना दिया गया जिसको नाम दिया गया बिरसेत का। तो ये वाले पॉइंट्स आपको बिरसेत के बारे में याद रखने हैं। अगर अचीवमेंट की बात करते हैं तो बिसरा जो थे उन्होंने एक मूवमेंट को शुरू किया था जिसका नाम था उल गुलन या फिर द ग्रेट तुमुलत। इसका नाम याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। ये जो स्ट्रगल था ये बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी ट्राइबल्स के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट इस चीज़ को शुरू किया गया था। ये जो थी ये कहाँ पे बनाई गई थी, मतलब कि किस एक स्पेसिफिकली एक्ट के लिए बनाई गई थी, झारखंड और बिहार के एरिया के अंदर जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया था 1908 के अंदर, वहाँ से इनका स्ट्रगल शुरू हुआ था। क्योंकि ये जो एक्ट थी ये रिस्ट्रिक्ट कर रही थी कि कोई भी जो लैंड है वो ट्राइबल पीपल से नॉन ट्राइबल पीपल को जा सकती है, मतलब कि इसको अलाउ कर दिया था। इसके अगेंस्ट आया था ताकि ट्राइबल से कोई भी जो लैंड है वो नॉन ट्राइबल्स के पास ना जा सके। बिरसा मुंडा के बारे में हिंदी में देखते तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन बिहार और झारखंड क्षेत्र में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। ये एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने बिरसाइत नाम का अपना खुद का एक अनुयायी धर्म बनाया था और उसी के साथ इनकी उपलब्धियां क्या थी। बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन का आरंभ किया। इसे महान विद्रोह के नाम से भी कहा जाता है, द ग्रेट तुमुलुत के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हिंदी में कहेंगे तो महान विद्रोह हो जाएगा और इंग्लिश में कहेंगे तो द ग्रेट तुमुलुत यहाँ पे हो जाएगा। आदिवासियों के शोषण और भेदभाव के खिलाफ उनका संघर्ष ब्रिटिश सरकार पर बहुत भारी पड़ा। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को पारित किया गया जिसके द्वारा आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों के लिए भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंध कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है अबाउट आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कुछ रिवॉर्ड्स और कुछ एक्टिविटीज़ जो हिस्टोरिकल रिलेटेड न्यूज़ में है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो थी वो किसने एस्टैब्लिश की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये एक प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जो कि सिंगापुर के अंदर 1943 के अंदर शुरू की गई थी। इसको सिर्फ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के नाम से ही नहीं जाना जाता, इसको अर्जी हुकामत आज़ाद हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो गवर्नमेंट थी इसको जो भी एक्सेस पावर थी, जैसे कि जापान था, नाजी जर्मनी थी, इटालियन सोशल रिपब्लिक थी और उनके जो एलाइज थे, उन सबका सपोर्ट मिला था उस टाइम सुभाष चंद्र बोस जी को, तभी वो इस गवर्नमेंट को फॉर्म कर पाए थे। तो ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ये बेसिकली कहाँ बनी थी, कहाँ बनाई गई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो उस टाइम क्या था कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था वो जापानीज ऑक्यूपाइड था, मतलब जापान के वो अंडर था। तो वहाँ पे जो है इस आइलैंड को क्या किया था ब्रिटिशर्स ने 1945 के अंदर दोबारा रीऑक्यूपाई कर लिया था, बट जब ये बना था तब वो जापान के अंदर ही था। तो उस टाइम अंडमान और निकोबार के अंदर जाके आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को बनाया गया था। इसको सेटअप कैसे किया गया था, यहाँ पे बेसिकली क्यों मतलब सेटअप किया गया, तो बोस ने ये चाहा था कि देखिए अगर आप नॉन वायलेंस के तरीक़ों से चलते रहेंगे तो हमें आज़ादी कभी भी नहीं मिल पाएगी। तो उन्होंने कहा कि आर्म स्ट्रगल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो उसके लिए हमें एक अलग गवर्नमेंट चाहिए होगी, इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को बनाया। ठीक है, यहाँ पे जो भी पर्सन थे इस गवर्नमेंट के अंदर
वो सभी इंडियंस थे, बट वो इंडियंस थे जो कि एक्स प्रिजनर्स रह चुके थे या फिर जो सिविलियन वॉलंटियर्स थे जो कि मले के अंदर रह रहे थे, मतलब प्रेजेंट डे मलेशिया और बर्मा के अंदर जो एक्स प्रिजनर्स रह रहे थे या फिर इंडियन सिविलियंस रह रहे थे, उन सबको मिला के इस आर्मी को या फिर इस गवर्नमेंट को बनाया गया था। यहाँ पे बेसिकली जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट थी उसका खुद का अपना कोड था, सिविल कोड था और करेंसी थी। ये वाला जो पॉइंट है ये पहले सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है, तो इस तरीके के पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का खुद का अपना कोड था, सिविल कोड था, करेंसी थी। इसकी जो प्रोविजनल कैपिटल थी वो पोर्ट ब्लेयर पे थी। रंगून एंड सिंगापुर का जो एरिया आता था उसकी पोर्ट ब्लेयर में ये थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी उसके अंडर कौन कौन लीडर्स थे, तो जो बॉस थे वो हेड ऑफ द स्टेट थे यहाँ पे, और आप इनको प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर फॉर वॉर एंड फॉरेन अफेयर भी कह सकते हैं। तो ये जो सारे वो थे टाइटल्स थे वो बोस को दिए गए थे। वहीं पे जो कैप्टन लक्ष्मी थी उन्होंने वीमेन ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया था। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वीमेन जो फ्रीडम स्ट्रगल में है इन्वॉल्व उनका यहाँ पे। एक चीज़ और, ये वाली वीडियो जब मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करूँगी उसी के साथ जो है एक वीडियो है खुदाई खिदमतगार के बारे में। तो खुदाई खिदमतगार के ऊपर मैंने प्रॉपर स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, 7-8 मिनट की मुश्किल से वीडियो है, तो इस वजह से मैंने इसको इसके अंदर नहीं डाला है। वो वीडियो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको सर्च ना करना पड़े, तो वहाँ से आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि खुदाई खिदमतगार आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट बनाते हैं और ऊपर से ये आपके करंट अफेयर के अंदर भी है, तो आपसे इजीली क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैप्टन लक्ष्मी जो थी वो वीमेन ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी, और जो S.A. अय्यर थे वो पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा विंग जो थे उनके हेड थे। राज बिहारी बोस जो थे उनको सुप्रीम एडवाइजर का यहाँ पे टाइटल दिया गया था। तो ये जो सारे नाम हैं आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं। हिंदी में देख लेते हैं तो अर्जी हुकूमत हिंद के नाम से भी इसको जाना जाया करता था। यहाँ इस सरकार का धुरी राष्ट्रों इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक और उनके सहयोगी द्वारा शक्तियों द्वारा समर्थन किया गया था। जापानी कब्जे वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अंतिम सरकार का गठन किया गया था। तो ये जो बेसिकली कहाँ बना था, अंडमान एंड निकोबार के अंदर बना था। आज़ाद हिंद का स्थापना का उद्देश्य हमने बता ही दिया कि हम जो है आर्म स्ट्रगल करके ही किसी से अपना बदला ले सकते हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या थी कि इनकी अपनी खुद की मुद्रा, न्यायालय तथा नागरिक संहिता थे। वहीं पे ये राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी इनकी बेसिकली। और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो राष्ट्र के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध विदेशी मामलों के मंत्री थे। वहीं पे कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी वो महिलाओं का संगठन का नेतृत्व करती थी। S.A. अय्यर जो थे वो प्रकाशन और प्रचार विंग की कमान संभालते थे। राज बिहारी बोस थे वो सर्वोच्च सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गए थे। अस्थायी सरकार का ये जो मतलब आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाई गई, तो इनका एंड कैसे हुआ, तो जब सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई उसके बाद में जो है 1945 के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये भी समाप्त हो गया था। अब देखते हैं भगत सिंह जी के बारे में। तो ये बेसिकली सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था। शुरू में अगर हम देखते हैं भगत सिंह जी के बारे में तो गांधी जी का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। बट जब गांधी जी अपनी जो भी मूवमेंट हुआ करती थी उसको विड्रॉ कर लिया करते थे, तो उससे भगत सिंह जी जो थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए कि यार इस तरीके से हमें कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहले ये जो थे गांधी जी के इन्फ्लुएंस में थे, वो पहले महात्मा गांधी जी को सपोर्ट करते थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने गांधी जी को पूरा सपोर्ट किया। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि भगत सिंह ने जो है वो कौन से मूवमेंट में गांधी जी को सपोर्ट किया था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किया था। बट जब गांधी जी ने चोरी चौरा इंसिडेंट के बाद विड्रॉ कर लिया उस मूवमेंट को, तो भगत सिंह जो थे उन्होंने कहा कि अब नॉन वायलेंस से काम नहीं चलेगा, अब हमें रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की ज़रूरत है, और वो उनकी तरफ टर्न हो गए थे। कौन कौन सी ऐसी एसोसिएशन थी जिसमें भगत सिंह जी जुड़े हुए थे, तो 1924 के अंदर कानपुर के अंदर जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर बन गए थे। इसको शुरू किसने किया था, ये भी आपका पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को। तो सच्चिदानंद सन्याल जो है उन्होंने 1 साल पहले ही उसको शुरू किया था और भगत सिंह अगले ही साल इसके मेंबर बन गए थे। 1925 के अंदर जो भगत सिंह थे वो लाहौर वापस आए और अगले साल ही अपने कुलीग्स के साथ मिलकर इन्होंने एक नौजवान भारत सभा को लॉन्च किया था। तो एक चीज़ याद रखनी है कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी वो भगत सिंह सिर्फ उसके मेंबर थे, उसको एस्टैब्लिश नहीं किया था। जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था वो नौजवान भारत सभा का उनके थ्रू किया गया था। 1928 में अगले 3 साल के बाद जो है उन्होंने एसोसिएशन कर लिया था हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन से, किसके साथ, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और कुछ सारे अदर्स के साथ। तो ये वाली जो क्रोनोलॉजी है ये भी आपको याद रखनी है कि कौन से में पहले एसोसिएशन था, कौन से में बाद में एसोसिएशन किया गया, ठीक है। भगत सिंह और जो सुखदेव थे उन्होंने एक लाहौर स्टूडेंट यूनियन को भी बनाया था ताकि जो भी
स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक ओपन और लीगल वर्क जो है किया जा सके फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। और कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी जिसमें वो इन्वॉल्व थे, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर, और जो 1929 के अंदर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था, और उसके पीछे उनका एक ये रीज़न था कि वो ट्रायल कोर्ट्स को यूज़ करेंगे आगे अपनी जो भी एक्टिविटी है उसको करने के लिए। तो उसके लिए इन्होंने एक बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में 1929 के अंदर। और ये वाला पॉइंट भी आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। हिंदी भी देख लेते हैं तो गांधी जी का प्रभाव इनके ऊपर था, पर असहयोग आंदोलन में इन्होंने उनको समर्थन भी किया था। चोरी चोरा घटना के पश्चात आंदोलन वापस ले लिया था, तो भगत सिंह जी ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर रुख कर लिया था। उनसे संबंधित संगठन कौन से थे? 1924 में कानपुर में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने, जिसे एक वर्ष पूर्व ही सच्चिदानंद सान्याल द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1925 में उन्होंने नौजवान भारत सभा नामक एक उग्रवादी युवा संगठन प्रारंभ किया। तो याद रखिए कि इन्होंने जो भी शुरुआत की थी वो एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में थी, मतलब रेवोल्यूशनरी फॉर्म में थी। उसी के साथ 1928 में वे सुखदेव चंद्रशेखर आजाद और अन्य के साथ हिंदुस्तानी सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े। और जो क्रांतिकारी गतिविधियां कौन सी थी इनकी? लाहौर षड्यंत्र केस और 1929 का केंद्रीय विधानसभा बम केस, और लाहौर छात्र संघ जो है उसका भी इन्होंने गठन किया था। नेक्स्ट आते हैं सुब्रमण्य भरतियार के बारे में। ये एक महाकवि थे। तो 11 दिसंबर 1882 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के अंदर। ये एक पोइट भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। और कहाँ से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। इनको महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने जो बेसिकली उस टाइम सॉन्ग्स लिखे थे वो नेशनलिज्म और फ्रीडम ऑफ इंडिया से रिलेटेड किए थे। और इन्होंने अपने इन सॉन्ग्स के थ्रू जो है एक मासिस को कलेक्ट किया था, रैली कराई थी उनकी, ताकि वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को तमिलनाडु में सपोर्ट कर सके। ठीक है, अगर इनके लिटरेरी वर्क की बात करते हैं, इनके साहित्य की बात करते हैं, तो कनन पत्तू के नाम से इन्होंने जो है अपनी पोइट्री लिखी थी। फिर नीलवम वनमियम कतरुम के नाम से की थी, पंचाली सबतम के नाम से की थी, और कुइल पत्तू के नाम से की थी। अगर मैं इन चीज़ों को गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ जो है इन्होंने अपना एक सेंसेशनल जो जर्नल था वो पब्लिश किया था, जिसका नाम था सुदेशा गीतंगल 1908 के अंदर। ये वाले जो नाम है ये आपको सारे याद रखने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और भारती ने जो है अपने ये गणतंत्र रथम जो था एक पॉलिटिकल वीकली था इंडिया के अंदर, उसको भी सीरियलाइज करना शुरू कर दिया था। अब तक वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे चैनल की ग्रोथ होगी और हम बेटर से बेटर सोर्सेज ला सकेंगे। लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँच सके। नेक्स्ट हिंदी में देखते हैं इसी चीज़ को। तो चिन्नवामी सुब्रमण्यम भरतियार का जन्म 11 दिसंबर 1882 में तमिलनाडु में हुआ। ये एक महान कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। इनको महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रवाद और भारत की स्वतंत्रता पर उनके लिखे गीतों ने तमिलनाडु में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने हेतु लोगों को प्रेरित करने में योगदान दिया। और इनकी साहित्यिक कृतियां थी कननु पाटू, नीलावुम वनीमुनम कतरुम और पांचाली सप्तम और कुयुल पार्ट 2। इन्होंने सुदेश गीतांगल नामक क्रांतिकारी रचना का प्रकाशन किया था 1908 के अंदर। और उसी के साथ जो है इन्होंने अपने ये जो थे पहले ऐसे कवि थे इनकी कृतियों का राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं पुनवपारा वैयर रिवोल्ट के बारे में। तो ये बेसिकली क्या है कि जो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च है उन्होंने ये कहा कि जो कम्युनिस्ट मार्टियर्स हैं, इसके पुनर्वपरवलियार जो है उनको मार्टियर की लिस्ट से हटा दिया जाए। मतलब कि इन्होंने कहा कि जो भी पुण्यपारा वयलार रिवोल्ट से एसोसिएटेड शहीद है उनको हम शहीदों की लिस्ट में नहीं रखेंगे, उनके नाम जो है वो ड्रॉप कर दिए जाएंगे। इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। तो बेसिकली ये रिवोल्ट था क्या? ये जो था एक ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास का अपराइजिंग था। कहाँ पे था? त्रवंकोर के अंदर था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इनका कैटेगरी आपको याद रखनी है कि किस तरीके का ये रिवोल्ट था। तो जो ऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास थी उन्होंने इस रिवोल्ट को किया था, त्रिवंगोर के अंदर किया था। और ये किसके अगेंस्ट किया गया था? प्राइम मिनिस्टर जो थे सीपी रामास्वामी अय्यर जो है उनके थ्रू जो है ये किया गया था ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो बेसिकली ये थे कि जो भी त्रवंकोर का उस टाइम दीवान था वो उनका बहुत ही एक्सप्लोइटेटिव करेक्टर था। वो बहुत ज़्यादा शोषण क्या करता था, तो उनको ओवरथ्रो करने का, मतलब कि गद्दी से उठा के फेंक देने का। यहाँ पे बेसिकली जो है वर्किंग क्लास को लिबरेट करने की बात की गई थी कि जो भी अनजस्ट टैक्सेशन हो रहा है, मतलब कि आप गलत तरीके का जो कर लगा रहे हैं, उसी के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो उसको अभी के अभी रोका जाए। इस वजह से इन्होंने रिवोल्ट किया था। सिग्निफिकेंस इस रिवोल्ट का क्या था
ये एक यूनिक एजिटेशन था वर्किंग क्लास का गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एक चीज़ और, अगर ये वाली चीज़ जो है वर्किंग क्लास से रिलेटेड है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड और आपके करंट अफेयर में भी आ रही है, तो ईपीएफओ के प्रोस्पेक्टिव से ये वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो है सभी जो लोग थे जो कि इस चीज़ के अगेंस्ट थे, उन्होंने आर्म्स उठा लिए थे और एक यूनिटी थी वो लोगों के बीच डेवलप हो गई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इन्होंने जो है क्या हुआ कि मतलब जो भी इन्होंने आर्म करा और अपना जो स्ट्रगल किया, रिवोल्ट किया, उसके बाद जो भी वो एरिया था, स्पेसिफिकली त्रवंकोर का एरिया था, उसमें डेमोक्रेसी जो थी वो एस्टेब्लिश हो गई थी और एक डिसीजिव टर्न जो था वो पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट के अंदर हो गया था। तो ये एक उनकी तरीके से जीत थी, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या हुआ था रिवोल्ट का कि हिस्टोरियंस जो है वो ये कह रहे थे कि ये जो है ये एक प्रॉपर स्ट्रगल था तो कि इंडिपेंडेंट त्रवंकोर के लिए हुआ था, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर इस चीज़ को क्यों कहा गया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जीत भी हासिल करी और उन्होंने डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया। तो ये वाली चीज़ एक प्रॉपरली देखी जाएगी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। वहीं पे कुछ जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव जो था त्रवंकोर को इस चीज़ से करने का, वो था कि एक कम्युनिस्ट इंडिया को एस्टेब्लिश किया जा सके। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस ने अलग अलग अपनी बातें कही, ठीक है। विद्रोह के उद्देश्य क्या थे, तो त्रवंकोर के शोषक दीवान को पद से हटाना था और श्रमिक वर्ग को अन्यायपूर्वक कराधान और शासन के शोषण से मुक्त कराना था। इसका यही था विद्रोह का महत्व। यह अपनी तरह का एक अनोखा आंदोलन था जिसमें मजदूर वर्ग सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। इस आंदोलन में सभी वर्गों के लोगों ने एक अत्याचारी के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया और वर्ग और धर्म के भेद को मिटाते हुए लोगों को एक होने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इतिहासकारों का मानना है कि यह तत्कालीन त्रवंकोर से स्वतंत्र त्रवंकोर की स्थापना हेतु एक विशिष्ट संघर्ष था। नेक्स्ट देखते हैं मोपल्ला राइटर्स के बारे में। तो अगेन जो है ये कहा गया कि मोपल्ला में जितने भी रिवोल्टर्स थे वो उनको हम फ्रीडम फाइटर नहीं मानेंगे, एक रिपोर्ट में ये बात कही गई, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स जो होते हैं जिनमें कि उनके नाम मेंशन होते हैं, तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से अपने कोलैबोरेशन में एक थे वरिन कुनथ कुन्ह मदहाजी एंड अली मुस्लियार, इन दोनों का जो नाम है वो शहीदों की लिस्ट से हटाने की बात कही गई है। ये जो बुक पब्लिश की गई थी ये 2019 के अंदर पब्लिश की गई थी। उन्होंने रिपोर्ट के अंदर ये कहा कि जो हाजी थे वो एक नोटोरियस मोपल्ला राइट लीडर थे और एक हार्डकोर क्रिमिनल थे। तो एक क्रिमिनल को हम एक शहीद का दर्जा नहीं दे सकते हैं। एक चीज़ अगेन मैं मेंशन करती हूँ, मैं ये बातें नहीं बोल रही हूँ, ये एकेडमिक पर्सपेक्टिव से रिपोर्ट में कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको एक हार्डकोर क्रिमिनल और मोपल्ला राइट नोटोरियस मोपल्ला राइट रीडर कहा गया था। इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत सारे इनोसेंट हिंदू जो लोग थे उनको मारा था, बच्चों को मारा था, औरतों को मारा था 1921 में मोपल्ला रियोट के टाइम में। और इनको जो लोकली है वो तुवूर किन्नर के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को वहाँ पे मारा था, ठीक है। तो ये जो, और उन्होंने ये भी कहा कि जो मोपल्ला का रॉयट था वो कोई भी एक फ्रीडम स्ट्रगल के लिए नहीं माना जाएगा, वो एक कम्युनल रॉयट था जिसमें कि हिंदू सोसाइटी जो थी उसके अगेंस्ट काम किया गया था, ठीक है। एक चीज़ और, कोई भी जो है कोई हेट कमेंट अब नहीं करेगा अगर यहाँ पे हिंदूज़ की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, हिंदूज़ को मारने की बात हुई है, तो कोई भी हेट कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में नहीं करेगा, ठीक है। अब जो है मतलब कि इनके जो नाम है वो बेसिकली डिलीट कर दिए गए हैं। हम एक प्रोस्पेक्टिव से देख लेते हैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के कि कौन जो है मोपल्ला रेबिलियन किया गया, किस तरीके से किया गया। तो मोपल्ला रेबिलियन जो था वो मोपल्ला राइट्स के नाम से जाता है। 1921 के अंदर ये किया गया था और ये किसके थ्रू किया गया था, जो मालाबार एरिया के अंदर मुस्लिम से 19th सेंचुरी के अंदर तो 20th सेंचुरी के अंदर उनके थ्रू ये रेबिलियन किया गया था। किसके अगेंस्ट किया गया था, खाली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं किया गया था, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे मालाबार एरिया में, मतलब नॉर्दर्न केरला के एरिया में, उनके अगेंस्ट यहाँ पे किया गया था, ठीक है। जो ईयर 2021 था उसमें मतलब कि अभी जो ईयर है वो 100th एनिवर्सरी है अपराइजिंग की, तो इस वजह से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है। कोजिस और आउटकम क्या थे रिवोल्ट के, तो ये जो रेजिस्टेंस था ये बेसिकली ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया रूल जो था उसके अगेंस्ट शुरू किया गया था। और यहाँ से शुरुआत कैसे हुई कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, पर एंड कैसे हुआ, एक कम्युनल वायलेंस जो थी वो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में यहाँ पे शुरू हो गई थी। गांधी जी जो थे वो शौकत अली के साथ, जो कि लीडर थे खिलाफत मूवमेंट के, उन्होंने कैलिकट में विजिट किया अगस्त 1920 के अंदर और एक कंबाइंड मैसेज जो था वो शुरुआत मतलब कि स्प्रेड किया था नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत
के अगेंस्ट मालाबार के रेजिडेंट को। बट जो ये फैलाई गई चीज़ें कि मतलब कि आप खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को साथ लेके चलेंगे, उसका रिजल्ट जो था वो ऐसा सच नहीं आया और गांधी जी और जो शौकत अली थे वो फेल रहे मालाबार के लोगों के अंदर एक यूनिटी का मैसेज स्प्रेड करने में। अब इसी न्यूज़ को जो है वो हिंदी में एक बार देख लेते हैं। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से वर्ष 2019 में शहीदों की डिक्शनरी प्रकाशित की गई थी, जिसमें मोपला नरसंहार के मुख्य वास्तुकार वरियर मक्कूनाथ और कुंजा मोहम्मद हाजी और अली मुस्लियार को शहीद का दर्जा मतलब शहीद का दर्जा जो है वो दिया गया था। बट अब इस सूची में से उनके नाम को हटाने की मांग की गई है। ठीक है, तो यही जो है बेसिकली बताया गया है इसके अंदर कि रिपोर्ट के अनुसार हाजी जो थे उन्होंने 1921 में मोपल्ला विद्रोह के द्वारा अनसंख्य निर्दोष हिंदू पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या की और उनके शवों को एक कुएं में फेंक दिया था। इस वजह से इनको त्रिभुवन किनार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है सभी मोपल्ला आंदोलन सांप्रदायिक थे और हिंदू समाज के विरुद्ध नफरत और असहिष्णुता पूर्वक थे। ठीक है, उसके बाद यही वाले पॉइंट्स जो मैंने इंग्लिश में बताया तो उनको रिपीट करने की यहाँ पे दोबारा जरूरत नहीं है, बट इन सबको आप देख लीजिएगा PDF के अंदर जो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो जन्म था वो 5 सितंबर 1888 के अंदर हुआ। कहाँ पे हुआ? तिरुथानी तमिलनाडु के अंदर हुआ था। ये इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे। इन्हीं का जो बर्थडे है वो टीचर्स डे के उससे मनाया भी जाता है। इनकी फिलोसफी और लिटरेरी वर्क की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जिसमें कि इंडियन फिलोसफी के लिए जो ग्लोबल अटेंशन थी वो आई थी। उसी के साथ इन्होंने अद्वैता वेदांता की फिलोसफी जो थी उसके ऊपर भी अपनी बुक्स लिखी थी। इन्होंने हिंदुज़म को जो है डिफेंड किया था अगेंस्ट अनइन्फॉर्म वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, वेस्टर्न कल्चर डेवलप है बट हिंदू कल्चर जो है वो भी इंफीरियर नहीं है। तो उन्होंने इस तरीके से इसको डिफेंड किया था। अगर हम दूसरे वर्क्स की बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा था, तो 1923 से 27 के बीच में इन्होंने इंडियन फिलोसफी लिखी थी। वहीं पे 1924 के अंदर द फिलोसफी ऑफ उपनिषद लिखा था। 1932 के अंदर द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ लिखा। 1939 के अंदर ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट लिखा और 1955 के अंदर द ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शंस लिखे। तो ये वाले जो काम है आपको याद रखने हैं क्योंकि ऐसे EPFO में जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, पोजीशंस और अवार्ड और ऑनर्स की बात कर लेते हैं तो 1954 के अंदर इनको भारत रत्न से जो है अवार्ड किया गया। वहीं पे 1931 के अंदर इनको नाइटहुड दिया गया था। देखिए नाइटहुड जो है वो जिस पर्सनैलिटी को दिया गया था उन सबके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये जो थे उसी के साथ नाइटहुड रिसीव करने के साथ ही ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट जो था 1963 के अंदर उसके भी मेंबरशिप इनको मिली थी, उसके मेंबर बने थे। और 1948 के अंदर यूनेस्को का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था ये उनके इलेक्टेड चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, ये जो थे को फाउंडर थे हेल्पेज इंडिया के। ये एक रिनोन्ड NGO है जो कि एल्डरली अंडर प्रिविलेज पर्सन्स जो है उनको हेल्प करता है यहाँ पे। और उसी के साथ इन्होंने कृष्णअर्पण चैरिटी ट्रस्ट जो था वो भी फॉर्म किया था। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर भी अपनी एक चेयर मतलब कि एक जो चीज़ थी, एक टाइटल आप चेयरमैन का कह सकते हैं, उसको हेल्ड किया था। ठीक है, तो यही वाली चीज़ें जो है सारी इसमें समझाने का कुछ नहीं है, इस वजह से बस आप इसको रीड कर लीजिएगा, उन्हीं के बारे में बता रखे जो भी फैक्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम अपने पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 जो है वो कल आएगा और उसी के साथ हमारी पर्सनैलिटी इन न्यूज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो अब तक वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।